फिटनेस क्वेश्चन आउट चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस डीप डाइव में मतलब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। उम, क्या कभी सोचा है कि जब गलती से हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन पर लग जाता है, तो सोचने से पहले ही हमारा हाथ झटके से कैसे पीछे हट जाता है? हाँ, ये बहुत ही आम सी घटना है, पर सच बताऊं तो इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो बहुत ही गजब का है। मतलब उस एक छोटे से पल में कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि बर्तन कितना गर्म है या हाथ हटाना चाहिए या नहीं। बस एक त्वरित और स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया होती है। राइट, एकदम तुरंत एक्शन, कोई सोच विचार नहीं। तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई सुपर कंप्यूटर फिट है ना? जो हमारे सोचने की स्पीड से भी तेज फैसले ले रहा है। एग्जैक्टली exactly. और आज हम इसी मास्टर कंट्रोल रूम के अंदर जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि इंसान हो या पौधे, सजीव प्राणियों में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ये पूरा विज्ञान काम कैसे करता है। हम इस स्लाइड डेक के हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो शरीर के इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इसके हार्डवेयर तक जाना होगा, राइट? मेरा मतलब है न्यूरॉन्स। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप लोग स्लाइड 2 देखें तो वहां न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। सजीव प्राणियों में तंत्रिका तंत्र की जो बुनियादी इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। हाँ, मैंने डायग्राम देखा। वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डिजाइन जैसा लगता है ना। इसके सेंटर में एक कोशिका काय होती है जिसे सेल बॉडी कहते हैं। और उससे पेड़ की जड़ों जैसी शाखाएं निकली हुई हैं। वो जो जाल सा बना है, उसे डेंड्राइट कहते हैं ना, या द्रुमिका? सही कहा। और फिर एक लंबी सी पूंछ है जो नीचे की ओर जाती है, जिसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। बेसिकली इसे आप शरीर का एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम मान सकते हैं। अच्छा, तो ये तारों का काम करते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? तो होता क्या है कि पर्यावरण में जो भी बदलाव होते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले डेंड्राइट को मिलती है। फिर डेंड्राइट क्या करता है, वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए इस बाहरी जानकारी को एक विद्युत आवेग मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देता है। ओहो, मतलब सिग्नल को करंट में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल। और फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस लंबी पूंछ यानी एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग्स तक बहुत तेजी से दौड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, डेंड्राइट को ये पता कैसे चलता है कि बाहर क्या हो रहा है? मतलब शरीर में कोई तो सेंसर होगा ना, जो बाहरी दुनिया का डेटा इस न्यूरॉन तक पहुंचाए। बहुत सही सवाल है। इसके लिए ना हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ग्राही कहा जाता है। ये हमारे संवेदी अंगों में यानी सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे जीभ या नाक में? एग्जैक्टली exactly. जैसे जीभ में गस्टेटोरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद बताते हैं, और नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो गंध को पहचानते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। तो रिसेप्टर्स ने डेटा लिया, डेंड्राइट ने उसे करंट में बदला और एक्सॉन ने उसे आगे भेज दिया। लेकिन एक डाउट है मुझे। हाँ, बताइए। ये जो अरबों न्यूरॉन्स हैं, ये एक दूसरे से एक लंबे तार की तरह तो जुड़े नहीं होते। उनके बीच तो खाली जगह होती है। तो अगर सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल करंट है, तो वो बिना तार के इस गैप को पार कैसे करता है? ये नर्वस सिस्टम की सबसे शानदार डिजाइन है। अगर हम स्लाइड 3 पर आए तो वहां सिनेप्स के बारे में बताया गया है। सिनेप्स इसी गैप को कहते हैं, और यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क जंप नहीं करता। तो फिर करंट कैसे पास होता है? जब विद्युत आवेग पहले न्यूरॉन के एक्सॉन के अंत तक पहुंचता है तो वो वहां कुछ विशेष केमिकल्स का स्राव करता है। ये केमिकल्स उस सिनेप्स के तरल गैप को तैर कर पार करते हैं। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले केमिकल सिग्नल में बदलता है। राइट। और जैसे ही वो केमिकल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से टकराते हैं, वे वहां फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा कर देते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया ने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बनाया? मतलब अगर स्पीड ही चाहिए थी, तो पूरे शरीर में एक लंबा तार क्यों नहीं बना दिया? ये बीच में केमिकल का झंझट क्यों? क्योंकि सिनेप्स एक वन वे वाल्व और नॉइज फिल्टर की तरह काम करता है। सोचिए, अगर पूरा शरीर एक ही तार से जुड़ा होता तो सिग्नल किसी भी दिशा में भाग सकते थे। एक छोटा सा दर्द पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर सकता था। सिनेप्स फालतू की सूचनाओं को रोकता है। ये तो वाकई एक गजब का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। अब स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो उसी गरम बर्तन वाले एग्जाम्पल के बारे में है। रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? हाँ, तो जब कोई गर्म चीज त्वचा को छूती है
तो उस गर्मी रूपी स्टिमुलस को त्वचा के रिसेप्टर्स पकड़ते हैं। ये सिग्नल संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व के जरिए आगे बढ़ता है। हाँ। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिग्नल फैसले के लिए दिमाग तक पहुंचने का इंतजार ही नहीं करता। सच में? तो फिर फैसला कौन लेता है? ये काम हमारी मेरू रज्जू यानी स्पाइनल कॉर्ड ही निपटा देती है। इसे रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। लेकिन दिमाग क्यों नहीं? दिमाग तो मेन प्रोसेसर है ना? दिमाग शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। अगर वो सिग्नल दिमाग तक जाता तो वो सोचता कि तापमान कितना है, नुकसान कितना होगा, कौन सी पेशी को कितना सिकोड़ना है। और इतनी देर में तो हाथ पूरा जल ही जाता। एग्जैक्टली इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड एक इमरजेंसी सेफ्टी स्विच की तरह काम करती है। वो सीधे मोटर नर्व के जरिए हाथ की पेशियों को आदेश भेज देती है कि तुरंत पीछे हटो। मतलब ये कंप्यूटर के ओवरहीट सेफ्टी स्विच की तरह है, मेन सीपीयू से पूछे बिना सीधा शटडाउन। बिल्कुल सही। और ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। और हाँ, हाथ हटाने के बाद स्पाइनल कॉर्ड दिमाग को एक रिपोर्ट भेज देती है कि मैंने ये एक्शन ले लिया है। इसीलिए हाथ हटाने के कुछ माइक्रो सेकंड बाद हमें दर्द महसूस होता है। अरे हाँ, ऐसा ही होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, इमरजेंसी सिस्टम तो हो गया। अब स्लाइड 5 से हम शरीर के मेन सीपीयू यानी मानव मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, है ना? हाँ, ह्यूमन ब्रेन देखने में ये सिर्फ एक स्पॉन्जी ऊतक लगता है, लेकिन इसके काम बहुत ही स्पेसिफिक हैं। स्लाइड 5 और 6 में अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन को समझाया गया है। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना दिमाग का? हाँ, और यही मुख्य सोचने वाला भाग है। हमारे जो भी ऐच्छिक कार्य होते हैं, जैसे किताब पढ़ना, किसी से बात करना, वो सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। मुझे लगता है याददाश्त भी यहीं स्टोर होती होगी। राइट। मेमोरी और देखने, सुनने, सूंघने के जो सेंटर्स हैं, वो सब फोर ब्रेन में ही है। एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं, भूख का एहसास भी इसी हिस्से से होता है। भूख? लेकिन भूख तो पेट में लगती है ना? हमें ऐसा लगता है कि एहसास पेट से आ रहा है, लेकिन पेट सिर्फ सिग्नल भेजता है, मुझे खाना चाहिए या अब पेट भर गया है। ये एनालिसिस फोर ब्रेन ही करता है। ओ, तो असली अलार्म दिमाग में बजता है और बाकी के हिस्से क्या करते हैं? जैसे स्लाइड 7 में हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को संभालते हैं। हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। ये शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाता है। बैलेंस मतलब जैसे एक सीधी लाइन में चलना या साइकिल चलाना। बिल्कुल। जब आप पहली बार साइकिल सीखते हैं तो फोर ब्रेन मेहनत करता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो सेरिबेलम काम अपने हाथ में ले लेता है। फिर आप बिना सोचे भी बैलेंस बना लेते हैं। अरे वाह, और इसमें मेड्यूला भी तो होता है। हाँ, मेड्यूला बहुत क्रिटिकल है। ये ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को चलाता है। ये तो साफ है कि नर्वस सिस्टम शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो स्लाइड 8 के हिसाब से इसकी सेफ्टी भी बहुत तगड़ी होगी। बहुत तगड़ी। दिमाग एक सख्त खोपड़ी यानी क्रेनियम के अंदर बंद होता है। और हड्डी के अलावा दिमाग और खोपड़ी के बीच एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ये फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम। एग्जैक्टली exactly. अगर सिर पर कोई झटका लगता है तो ये फ्लूइड उस झटके को सोख लेता है। और ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड को हमारी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रखती है। ये तो बहुत बढ़िया डिजाइन है। अच्छा, अब स्लाइड 9 पर आते हैं। पेशी गति मतलब दिमाग ने आदेश दे दिया, नर्व्स ने करंट भी पहुंचा दिया, लेकिन असल में हमारा हाथ या पैर हिलता कैसे है? ये नर्व और मसल टिश्यू के बीच का एक अद्भुत कनेक्शन है। हमारी मसल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। स्पेशल प्रोटीन्स वो क्या करते हैं? जब दिमाग का वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन सेल्स तक पहुंचता है तो वो करंट इन प्रोटीन्स का शेप और अरेंजमेंट बदल देता है। लाखों सेल्स एक साथ सिकुड़ती हैं तो हड्डियों पर खिंचाव होता है और हम हिल पाते हैं। कमाल है। सोचने के लिए न्यूरॉन्स, सिग्नल के लिए एक्सॉन और हिलने के लिए पेशियां। लेकिन एक बात है जो मुझे हमेशा से हैरान करती है। स्लाइड 10 के हिसाब से अब हम पौधों पर आ गए हैं। हाँ, प्लांट कोऑर्डिनेशन। तो पौधों के पास तो ना कोई न्यूरॉन है ना मांसपेशियां, फिर भी सूरजमुखी सूरज की तरफ घूम जाता है। वो कैसे पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं? ये बहुत ही प्यारा विरोधाभास है। पौधों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो केमिकल्स और भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड 10 में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा, मिमोसा पुडेका। हाँ, बचपन में बहुत छुआ है उसे। छूते ही वो बंद हो जाता है। हाँ, अगर पेशी नहीं है तो वो गति कैसे करता है? के लिए वो मसल्स की जगह पानी के दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टर्जर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, पानी से गति मतलब वो पानी बाहर निकाल देते हैं। राइट। जैसे ही सिग्नल पहुंचता है, पत्तियों के बेस की कोशिकाएं अपना पानी आसपास छोड़ देती हैं।
सेल सिकुड़ जाती है, जैसे किसी गुब्बारे से पानी निकाल दिया हो, और पत्तियां लटक जाती हैं। ये तो हाइड्रोलिक्स का नेचुरल फॉर्म है और इसमें पौधे की कोई ग्रोथ भी नहीं होती। लेकिन स्लाइड 11 में कुछ ऐसी गतियों की बात की गई है जो बहुत धीमी होती हैं, जो ग्रोथ पर डिपेंड करती हैं। हाँ, उन्हें अनुवर्तन गति या ट्रोपिज्म कहा जाता है। ये किसी बाहरी स्टिमुलस की दिशा में या विपरीत होती हैं। सबसे कॉमन है प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रोपिज्म। मतलब पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना। एग्जैक्टली अब आप पूछेंगे कि ये मुड़ना कैसे होता है। तो पौधे के तने के टॉप पर एक हार्मोन बनता है ऑक्सिन। इसका काम है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना। अच्छा, तो अगर रोशनी एक तरफ से आ रही है तो क्या होता है? जब रोशनी एक तक से आती है, तो ये ऑक्सिन तने के उस हिस्से में जमा होने लगता है जहां छाया होती है। ओहो, मतलब छाया वाले हिस्से में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो वहां की सेल ज्यादा लंबी हो गई। बिल्कुल, एक साइड की सेल्स लंबी हो गईं और दूसरी साइड की नॉर्मल रहीं, तो तना अपने आप रोशनी की तरफ झुक जाता है। ये तो प्योर ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग है। और स्लाइड में जियोट्रोपिज्म भी है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़ें नीचे जाती हैं। हाँ, ऐसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, जहां जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग है थिग्मोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन। वो जो मटर के पौधे में टेंड्रिल्स या प्रतान होते हैं। हाँ, जैसे ही वो टेंड्रिल्स किसी लकड़ी या सहारे के संपर्क में आते हैं, तो छूने वाले हिस्से की ग्रोथ धीमी हो जाती है और बाहर का हिस्सा तेजी से बढ़ता है, जिससे वो लकड़ी के चारों ओर लिपट जाते हैं। वाह। और स्लाइड 12 में कुछ प्लांट हार्मोन्स दिए हैं। इसलिए फलों और बीजों में ज्यादा होता है। पर कभी-कभी पौधे को ग्रोथ रोकनी भी तो पड़ती होगी ना। पतझड़ में तो पत्तियां गिर जाती हैं। उसके लिए एक वृद्धि संदमक होता है, एब्सिसिक एसिड। इसका मेन काम ग्रोथ को रोकना है। पत्तियों का मुरझाना इसी के कारण होता है। तो मतलब पौधे केमिकल से पूरा काम चला लेते हैं। तो फिर क्या इंसानों में भी, मतलब स्लाइड 13 पर आते हैं, जानवरों और इंसानों में भी ऐसा केमिकल सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। नर्वस सिस्टम तेज है, पर वो हर सेल तक नहीं पहुंचता। इसलिए लॉन्ग टर्म विकास के लिए हमारा शरीर अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसमें हार्मोन सीधा खून में मिल जाते हैं ना, डक्टलेस ग्लैंड से। राइट, खून इन हॉर्मोन्स को शरीर की हर एक सेल तक ले जाता है। ये धीमा है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। और इसका मास्टर कंट्रोलर तो दिमाग में ही बैठा है, हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हॉर्मोन्स बनाता है, जो मेनली पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाता है। और अगर बचपन में ये ग्रोथ हार्मोन कम निकले तो व्यक्ति में बौनापन आ सकता है, और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर बहुत विशाल हो जाता है। बाप रे। और स्लाइड में थायराइड ग्लैंड के बारे में भी लिखा है। हाँ, गले में होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इसे बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। इसीलिए नमक के पैकेट पर लिखा होता है आयोडीन युक्त। अगर ये ना हो तो शायद घेंघा या गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है ना, जिसमें गर्दन सूज जाती है। बिल्कुल सही। और एक और बहुत जरूरी ग्रंथि है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। ये इंसुलिन बनाता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। राइट, इंसुलिन की कमी से ही तो डायबिटीज होती है। हाँ, और प्यूबर्टी वाले बदलावों के लिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। एकदम सही। लेकिन अब स्लाइड 14 को देखिए। इस पूरे हार्मोनल सिस्टम में एक बड़ा खतरा है। अगर पैंक्रियास लगातार इंसुलिन बनाता रहे, तो ब्लड की सारी शुगर खत्म हो जाएगी। तो शरीर को पता कैसे चलता है कि हार्मोन को कब रोकना है? कोई ब्रेक सिस्टम तो होगा। इसी ब्रेक सिस्टम को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये हॉर्मोन्स की सही मात्रा तय करता है। सोचिए, आपने बहुत सारी चीनी खाई, ब्लड शुगर बढ़ गया। तो पैंक्रियाज उसे सेंस कर लेगा। हाँ, वो तुरंत ज्यादा इंसुलिन निकालेगा। इंसुलिन शुगर कम करेगा, और जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल होगा, पैंक्रियास को एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। कि भाई अब बस करो। एग्जैक्टली और पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। हम्म, ये तो बिल्कुल एयर कंडीशनर के थर्मोस्टेट की तरह है ना। कमरा गर्म हुआ तो एसी चालू, और ठंडा हुआ तो सेंसर कंप्रेसर बंद कर देता है ताकि कमरा बर्फ ना बन जाए। क्या बात है, एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी है आपने। तो अब अगर स्लाइड 15 यानी द वॉल्ट पर आए और इस पूरे चैप्टर का एक सिंथेसिस करें। हाँ, तो हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एक दूसरे के पूरक है। नर्वस सिस्टम तेज है, शॉर्ट टर्म है, और हार्मोनल सिस्टम धीमा पर लॉन्ग टर्म है। राइट, और मूवमेंट में जंतुओं के पास मसल्स हैं, जबकि पौधे पानी के प्रेशर से मूव करते हैं।
और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें तो वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उससे हमारे सारे रिफ्लेक्स सिग्नल्स टूट जाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी डिस्कशन के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आ रहा है। अच्छा, क्या? सोचिए, अगर मानव शरीर में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, सिर्फ पौधों की तरह हार्मोनल सिस्टम होता, तो क्या होता? अरे बाप रे! तब तो अगर आप गलती से कोई गर्म चाय का प्याला पकड़ लेते, तो हाथ हटाने का सिग्नल खून के रास्ते जाने में घंटों लग जाते। हाँ ना। और तब तक तो हाथ पूरी तरह से जलकर राख हो चुका होता। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाकई प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, जहाँ बिजली की गति और रसायनों की सटीकता मिलकर जीवन को मुमकिन बनाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो इसे सिर्फ रटने की बजाय इस सिस्टम की खूबसूरती को फील करें। एकदम सही कहा आपने। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बस अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। बेस्ट विशेस एंड स्टे पॉजिटिव।